तो हम लोग कल बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म की। मैंने कहा था कि मैं दोबारा उसको कल एक मरतबा फिर रिपीट करूंगा। तो कुछ बातें थी जिसकी वजह से हम इसको रिपीट करने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले कल हमने जिन बातों को रिपीट करना थी वो थी उनकी एक्चुअली रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, क्यों इनको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है? क्योंकि इनके पास जो सीड होते हैं, वो सीड जब बनते हैं तो वो सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता, कोई कोट नहीं होता। इसलिए उनको कहा जाता है जो बरहाना तखम कहा जाता है, या उनको कहा जाता है सीड कोटलेस। उनके पास कोई सीड का कोट नहीं होता या कवरिंग नहीं होती। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि इस तरह की जो अनवा होती है वो फंजाई के साथ मिलके फॉर एग्जांपल माइकोराइजा वगैरह बनाती है, और माइकोराइजा के साथ मिलके वो माइकोराइजा उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से दूसरा हमने पढ़ा था कि एल्गी के साथ मिलकर जो नाइट्रोजन होती है हवा में मौजूद, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने साइकस की पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इनके पास जो पत्ते होते हैं वो सादा भी होते हैं या मुरक्कब भी होते हैं। मुरक्कब का मतलब है जिस तरह से पत्ते होते हैं वो इस तरह के पत्ते होते हैं, यानी एक ही डाली के ऊपर बहुत सारे पत्ते वहां क्या होंगे, लगे हुए होंगे। इस तरह के जो पत्ते होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मुरक्कब। ठीक है। फिर हमने कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हर तरह के मौसम को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने लास्ट में कॉनिफर्स की बात कर रहे थे कि जो कॉनिफर्स होते हैं इनके पास जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, और वो सुई की तरह अपना स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक धागे की तरह या सुईदार पत्ती की तरह नोकीली साख बना लेते हैं। वो नोकीली साख बेसिकली क्या है, वो पत्ता है। वो इसलिए बनाया ताकि जो स्टोमेटा है जो क्यूटिकल है वो पानी में हमेशा डूबी हुई ना रहे, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था, जो कल जाके बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी हो रही थी, वो क्या था, वो था इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कल मैंने ये बात आपके सामने रखा था कि जो जिम्नोस्पर्म है वो हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिसमें हमने कहा था कि उनके पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेगा। इसलिए दो अलग अलग स्पोर रहेंगे, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, इसलिए हम उनको कहते हैं हेटेरोस्पोरस। इसी तरह से हमने होमोस्पोरस की बात की थी, जहां पर जो स्पोर हो गए वो शक्ल में एक जैसे हो गए, वो आके एक दूसरे से फ्यूज हो गए। तो यहाँ पर जो स्पोर्स है उसकी बात चल रही थी। तो कल फिर बात हुई थी माइक्रोस्पोर्स की, जो छोटे हैं, और मेगा स्पोर्स की। फिर हमने कहा था कि जो दोनों बजरे हैं वो दोनों बजरे कहां पर बनते हैं, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में जब बनते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोफिल। और ये जो स्पोरोफिल है एक महवर पर यानी एक डाली पर होगा, एक डंडे पे डाली पे एक ऐसी साख्त होगी, और फिर वहां पर ये स्पाइरल अंदाज में मुरक्तिब होते हैं, स्पाइरल अंदाज में, यानी एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर, गोल गोल स्ट्रक्चर बना के वो अरेंज होते हैं, और फिर वो एक मखरूती साख्त बनाते हैं जिसको उन्होंने क्या कहा था, कोन, या उसको उन्होंने क्या कहा था, स्ट्रॉबेरी। अभी यही सारी बातों को हम इस डायग्राम में समझेंगे। ठीक है। तो लेक्चर के इस सारे पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एक दिक्कत ये हो रही थी कि मैं डायग्राम में ऐड नहीं कर सका था। ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो शुरुआत हो रही है, तो यहां पर देखिए जो शुरुआत है, तो एक तो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो ये प्लांट है। ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर यहां पर देखिए इस तरह से उन्होंने मार्क किया हुआ है। तो यहां पर क्या बन रही है, कोन विथ माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां पर क्या बन रही है, कोन बन रही है, और इस कोन के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया। लेकिन इस स्पोरेंजिया के अंदर वो ये कह रहे हैं कि कौन से वाले स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जो आगे चल के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर। आगे चल के क्या बनाएंगे, माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का मतलब क्या होता है, पोलन ग्रेन का मीनिंग होता है मेल गैमेटोफाइट। यहां पर हमने पढ़ा गया, इसमें मौजूद माइक्रोस्पोरोफिल, यानी ये जो स्पोरेंजिया है जिसमें स्पोरोफिल हो गए, उसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल, यानी वो वाला जिसके अंदर मेल वाले गैमेट या नर वाले ज़ौजे बनने वाले, उसकी बात हो रही है, माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरोजेस्ट यानी कहते हैं, या नर मखलूत कहते हैं। माइक्रोस्पोर फूटने के बाद नर ज़ौजी नस्ल का आगाज करते हैं। ये बहुत महदूद और खुर्द होता है, और चंद खलियों पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। इस खुर्द ज़ौजी नस्ल को क्या कहते हैं, पोलन। क्या कहते हैं उसको, पोलन ग्रेन।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर माइक्रोस्पोरेंजिया, उस माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर, उसकी कंडीशन क्या होगी, हैप्लॉइड। जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो कितना होगा, एक। आगे चल के उनका फिर डेवलपमेंट होगा जिसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, जिसकी वजह से बन जाएगा पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन आगे चल के क्या करेगा, पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन का अमल क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको और आगे देखने वाले हैं। दूसरा, इसी तरह से यहां पर एक और शाफ्ट है, वहां पर भी क्या बनेगा, कोन बनेगा। लेकिन ये जो कोन होगा, ये कोन जो होगा, ये कौन सा होगा, ओव्यूलेट कोन। ओव्यूलेट कोन का मतलब क्या है, ये होगा मेगा स्पोरोफिल। ये क्या होगा, मेगा स्पोरोफिल। और इस मेगा स्पोरोफिल के पास क्या होंगे, ओव्यूल्स, यानी उसके पास क्या होगा, मेगा स्पोरेंजिया। क्या होगा उसके पास, मेगा स्पोरेंजिया। ये मेगा स्पोरेंजिया से क्या होगा, यहां पर फिर डेवलपमेंट होगा जिसमें एक बनेगा मेगा स्पोरेंजियम, और साथ में क्या बनेंगे, मदर सेल। क्या बनेंगे साथ में, मदर सेल। और ये मदर सेल की जो कंडीशन होगी यहां पर क्या होगी, डिप्लॉइड। तो एक तरफ मेल गैमेट बन के आ रहा है, दूसरी तरफ फीमेल गैमेट बन के आ रहा है। ये मेल और फीमेल गैमेट के बीच में यहाँ पर इंटरैक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसा हो रहा है, तो देखिए ये पोलन ट्यूब है। अब ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसके अंदर ये पोलन है, इस पोलन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिर आगे बढ़ के वहां पर जो एग सेल है, गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट, वहां से इंटरैक्शन करेगा, यहाँ पर न्यू सेलस सेल। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसको मैंने कल भी कहा था कि हम इसको आगे चल के और डिटेल में अच्छे से समझेंगे। बस यहाँ पर इतनी बात याद रखना है कि कब माइक्रोस्पोर बन रहा है, कब मेगास्पोर बन रहा है। जो माइक्रोस्पोर बन रहा है वो नर ज्वाजा बना रहा है, उस नर ज्वाजे का नाम है पोलन ग्रेन। फिर इसी तरह से मेगा स्पोर है, वो मेगा स्पोर आगे चल के बना रहा है, उससे जो मादा ज्वाजा बन रहा है, उस मादा ज्वाजे का नाम क्या है, ये उसका नाम हम कहते हैं बैजा, उसको हम कहते हैं ओव्यूल। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमको याद रखना है यहाँ पर। इनकी और डिटेल स्टडी की, किस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं, किस तरह से वो फ्यूज होते हैं, पोलन कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियस कैसा देगा, इसकी डिटेल स्टडी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज हमने कहा था कि यहाँ पर क्या होगा, फिर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ क्या बनेगा, एम्ब्रियो। लेकिन ये जो एम्ब्रियो होगा, ये सीड वाला एम्ब्रियो, जिसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई कोट नहीं है। ठीक है, तो ये वो सीड है, और ये सीड फिर क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, फैलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, क्योंकि ये स्पोर फॉर्म में होगा ना। उसके बाद फिर यहाँ पर गैमेटोफिटिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये बेसिक कल जब हमने पढ़ा था, ये उसका कंसेप्ट है। ठीक है, तो हमने कल भी कहा था कि इनके पास जो मेनली जो लाइफ होती है वो कौन सी वाली होती है, फिर स्पोरोफाइट वाली। स्पोरोफाइट मतलब अगेन आगे चल के फिर ये क्या बनाएंगे, मैच्योर स्पोरोफाइट्स। मैच्योर स्पोरोफाइट मतलब फिर ये स्पोर्स बनाएंगे, फिर उन स्पोर से आगे चल के फिर माइक्रोस्पोरेंजिया, फिर मेगास्पोरेंजिया, फिर ये प्रोसेस उस तरह से क्या होगी, चलते रहेगी। नाउ इसको, इसी को दूसरा डायग्राम भी मैंने यहाँ पर बताया ताकि आपको और समझ में आए कि ये जो लाइफ है इनकी, ये कौन सी वाली लाइफ है, स्पोरोफाइट वाली। ये वाली जो लाइफ है इनकी कौन सी है, गैमेटोफाइट वाली। जब इनकी लाइफ गुजरती है, यानी वो जो जिंदगी गुजारते हैं, वो किस कंडीशन में गुजारते हैं, स्पोरोफाइट वाली कंडीशन में। मतलब इनके पास स्पोर्स बने रहते हैं, वो स्पोर्स फिर आगे चल के डिस्पर्स होंगे, बाहर निकलेंगे, और फिर उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। देखिए ये मेल कोन, कोन अभी जो हमने कहा स्ट्रोबेलिस है ना, इसी तरह से ये फीमेल कोन, मेल कोन बनेगा, फीमेल कोन बनेगा। इस फीमेल कोन से आगे चल, ये मेल कोन से आगे चल के क्या होगा, पोलन बनेंगे, और फीमेल जो कोन है उससे आगे चल के क्या बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया। और ये मेगास्पोरेंजिया फिर आगे चल के एग बनाएगा। इस तरह से ये एग और ये पोलन, इनके बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का अमल होगा, और इस फर्टिलाइजेशन के अमल की वजह से क्या बनेगा, सीड। लेकिन इस सीड के आगे आजू बाजू कोई भी कवरिंग नहीं है। फिर ये सीड वापस से जमीन में जाएगा, जमीन से फिर एक प्लांट बनेगा, और इस प्लांट के पास फिर क्या बनना शुरू हो जाएंगे, स्पोर्स। कौन से स्पोर बनेंगे, माइक्रो, मेगा। फिर ये प्रोसेस इस तरह से क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। बात समझ आई। नमीरा, नमीरा बेटा क्या पूछना है आपको,
मेगास्पोर भी मेगास्पोर हैप्लॉइड यहाँ नहीं होगा, वो डेप्लॉइड होगा। क्यों डेप्लॉइड होगा? तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इनके पास जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है। मतलब ये होता है कि दो एग आएंगे, दो जो न्यूक्लियस आएंगे वो फीमेल, एक मदर सेल होता है और एक एग सेल जो होता है वहां से। तो हम आगे चल के इसके डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर दो न्यूक्लियस होते हैं और वो दो न्यूक्लियस की वजह से इसको क्या कहा जाता है, डायप्लॉइड। और मेल के पास यानी पोलन के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, इसलिए उसको कहा जाता है हैप्लॉइड। जी अलीजा सही है। मैंने कल भी कहा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है। जब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, डीएनए। तो हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो डीएनए है उसका जो डीएनए है वो डीएनए की एक कॉपी हमारे बॉडी में है और उस कॉपी को हम कहते हैं क्रोमोसोम। तो अब हमारे बॉडी में क्रोमोसोम के कितने नंबर है, तो हम ये कहते हैं कि क्रोमोसोम के जो टोटल नंबर है, हर क्रोमोसोम का एक कॉपी हमारे पास होता है। तो टोटल नंबर हम ये कहते हैं कि 23 पेयर। अब 23 पेयर को बताने के लिए हम कहते हैं 2n, उसको ये जो होता है 2n हम कहते हैं 23 पेयर मतलब 46 टोटल। तो इस तरह से समझाने के लिए हम जब बात करते हैं तो हम उनको डिवाइड करते हैं किस तरह से कि अगर हमारे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, इसका हाफ कितना होगा 23, इसका हाफ कितना हो जाएगा 23। तो ये जो कंडीशन है इसका डबल है, ये जो कंडीशन है इसका डबल है, इसलिए हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायप्लॉइड। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है। दूसरा, जब हमको ये कंडीशन दिखाना होती है तो हम सिंपल क्या लिखते हैं 2n, यानी डिप्लॉइड कंडीशन है ये बताना है तो हम क्या लिखते हैं 2n, और हैप्लॉइड कंडीशन है अगर बताना है तो हम क्या लिखते हैं n। यानी जिस तरह से हम कुछ चीजों के लिए इशारा रखते हैं उनके नंबर को शो करने के लिए, तो हर जगह हम हैप्लॉइड हैप्लॉइड लिखने के बजाय क्या लिखेंगे n, हर जगह डिप्लॉइड डिप्लॉइड लिखने की जगह लिखेंगे 2n। ये 2n जैसे ही हम बोलेंगे तो हमारे माइंड में आएगा कि टोटल नंबर कितने हैं 46। अगर हम सिंपल n बोलेंगे तो हमारे माइंड में क्या आ जाएगा 23 क्रोमोसोम। तो ह्यूमन की बॉडी में इस तरह का क्रोमोसोम नंबर है। ठीक है। तो अब ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, फीमेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो हम ये कहते हैं कि मेल के पास भी 23 होते हैं, फीमेल के पास भी कितने होते हैं 23। 23 मेल के पास है, 23 फीमेल के पास है। जब ये इंटरेक्शन होता है तो अब फीमेल के पास से कितने आए 23, मेल के पास से कितने आए 23, इस तरह से टोटल कितने हो गए 46। तो अब जो नया प्रोजेनी है उसके पास कंडीशन क्या आ गई 2n। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो क्रोमोसोम थे वो क्रोमोसोम कितने थे 23, यहां कितने क्रोमोसोम थे 23। अब टोटल क्रोमोसोम यहां कितने हो गए 46। यानी क्रोमोसोम के नंबर डबल है या सिंगल है, ये बताने के लिए हम n और 2n इस्तेमाल करते हैं। हम n का मतलब बोलते हैं हैप्लॉइड, 2n का मतलब बोलते हैं डिप्लॉइड। अभी कंसेप्ट क्लियर हुआ? अभी किसी को कोई डाउट है? जिन लोगों को हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं मालूम उन लोगों को बात समझ में आई? ठीक है, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया। अब इसका एक्चुअल प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहाँ होता है, इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं जब हम जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं। जब हम किसकी स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, जब हम तवारुस की स्टडी करते हैं, जब हम इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, उस वक्त ये बात आपको और खुल के क्लियर होगी। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट, डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट। ठीक है, ठीक है। तो कल हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश किए थे, तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये डाउट था कि ये किस तरह से प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने इसको डायग्रामेटिक आपके सामने रखा है। नाउ अब एक और बात जिसको याद रखना है और इंपॉर्टेंट भी है, वो क्या है कि हमने ब्रायोफाइट्स पढ़ा था, हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ा था। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने दो चीजें देखी थी। एक ये कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के पास जो नर और मादा ज़ौजा होता है, तो नर और मादा ज़ौजी नस्लें यानी जो गैमेटोफाइटिक इनकी जनरेशन होती है,
नर और मादा ज़्वाजी जो नस्ल होती है वो कैसी होती है, वो खुद परवर होती है और आजाद। वो कैसी होती है, खुद परवर होती है और आजाद। लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बरक्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बरक्स अगर बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा ज़्वाजी नस्लें खुद परवर और आजाद नहीं होती। ये कैसी नहीं होती है, खुद परवर और आजाद नहीं होती। जबकि हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में पढ़ा था कि ये खुद परवर भी होती है और आजाद भी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको याद रखना। बल्कि वो स्पोरोफाइट में मौजूद स्पोरेंजिया के अंदर ही नमो पाता है, यानी जब तक वो स्पोरेंजिया के अंदर है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, तब तक उनका क्या होगा, नमो होगा। यानी ये बाहर निकल के अपनी नमो नहीं करेंगे, बाहर निकल के इनकी ग्रोथ नहीं होगी। ये कहां पर होगा, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर में, इस थैलेनुमा स्ट्रक्चर में, जिसको क्या कहा जाता है, स्पोरेंजिया। क्या किया जाता है इसको, स्पोरेंजिया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि स्पोरोफाइट्स, जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है उनकी, उस स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया के अंदर इनकी नमो होती है। इसका मतलब क्या है, जिसको हमने कल भी पढ़ा था कि माइक्रो स्पोरेंजिया, और अभी हमने देखा माइक्रो स्पोरेंजिया से क्या बनेगा आगे चल के, मेल गैमेट, मेल गैमेटोफाइट। क्या नाम था इस मेल गैमेटोफाइट का, इसका नाम था पोलन ग्रेन। क्या नाम था इसका, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट हुआ, यानी स्पोरोफाइट से जो डेवलपमेंट हुआ किसका, गैमेटोफाइट का, ये जो डेवलपमेंट हुआ ये कहां पर हुआ, स्पोरेंजिया के अंदर हुआ, ये बाहर नहीं हुआ। इसको याद रखना है। दूसरा, जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलकर हवा में, फिर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम यहां से निकलेगा और यहां से निकल के हवा में जाते हैं, और हवा में जब वो जाते हैं तो हवा उनको लेकर जाएंगी, कहां लेके जाएगी, मेगा स्पोरोफिल। और मेगा स्पोरोफिल के अंदर जो बैसेदान है उसके ऊपर जो सुराख है उस पर वो क्या कर देता है, उसको गिरा देता है। अब ये सुराख कौन होता है, किस तरह गिराता है, ये पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है जिसको हम पढ़ने वाले। बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जिस तरह से नर और मादा ज़्वाजी नस्ल, यानी मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट खुद परवर और आजाद होते हैं, वैसा जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो नमो है, वो कहां पर होती है, स्पोरेंजिया, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर होती है। और जब वो उससे बाहर निकलता है तो हवा उसको लेके जाएगी, और हवा लेके जाएगी या जिस तरह से भी वो जाएगा, और जाने के बाद वो कहां पर गिरेगा, वो गिरेगा मेगा स्पोरोफिल। अभी मेगा स्पोरोफिल किस तरह से दिखता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या, ये हम आगे अच्छे से देखने वाले। सिर्फ इतना बात याद रखना है कि मेगा स्पोरोफिल के ऊपर जब पोलन ग्रेन जाएगा तो वहां पर वो गिरेगा, और उसके अंदर कौन है, बैसेदान है। तो उस बैसेदान तक जाने के लिए उसको कहां से गुजरना है, ऊपर एक सुराख है, एक होल है, उसके जरिए वो गुजरता है। फिर वहां पर क्या होगा, वहां पर पोलन ग्रेन उग कर, अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, जर्मिनेशन, यानी उगेगा। अब उगकर क्या बनाएगा, वो बनाएगा पोलन ट्यूब। क्या बना देगा वो, पोलन ट्यूब। तो फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर कहीं पर कौन है, मेगा स्पोरेंजिया, यानी यहां पर कौन है, बैजा, यानी अंडा, और यहां पर आके कौन गिर गया, पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, ये ट्यूब। ये ट्यूब इस तरह से एक्सटेंड होते हुए यहां तक आएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये है आपका पोलन ग्रेन और ये है बैजा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, उनके बीच में मिलाप होगा। तो वहां पर पोलन ग्रेन उगकर क्या बना देता है, पोलन ट्यूब। क्या बना देता है वो, वहां पर पोलन ट्यूब बना देता है, जो नर ज़्वाजों को लेकर बैजेदान में, अब वो आगे क्या लेके जाएगा उसको, उस पोलन के अंदर जो नर ज़्वाजे होंगे, जो न्यूक्लियस होंगे, उन न्यूक्लियस को लेकर वो यहां तक आएगा और मौजूद आर्कीगोनिया की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहा जाता है आर्कीगोनिया, वहां पर अंदर और मदर सेल होते हैं, वहां न्यूक्लियस होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और अपने अंदर का जो मादा है उसको आर्कीगोनिया के मुंह पर क्या कर देता है, डाल देता है, यानी यहाँ पर लाके वो क्या कर देगा, उसको
छोड़ देगा। फिर मिलाप के बाद जाइगोट खलवी तकसीम, यानी अब ये दोनों का मिलाप हो जाएगा तो आगे चल के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ये हो गया जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और उसके बाद बैजेदान जो होता है, ये बैजेदान बन जाता है। ये बीज किसी मजीद दीवार से ढके नहीं होते, इसलिए ये ग्रुप बरहाना तखम यानी नेक्ट सीट, क्या बोला जाता है इनको, नेक्ट सीट, बरहाना तखम कहा जाता है। बरहाना तखम मतलब इन सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती, इसलिए इनको कहा जाता है बरहाना तखम या नेक्ट सीड। जी नमीरा, सही बात है। अगर ये होल स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे, उसको क्या कहा जाता है, स्टिग्मा। होल स्ट्रक्चर जो होता है ये पूरा ये रहेगा स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिलामेंट, स्टिग्मा, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हम वहां पर पढ़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी बातें ऐसी है जो रिपीट होने वाली है, लेकिन वो जहां पर एक्चुअल प्लेस है वहां हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ छोटी कुछ बातें हैं, और ये पूरा डिटेल में आपको बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि नीट की बुक एक मरतबा आपकी नजरों से गुजर जाए तो आपको हर वर्ड कहां पर आया ये याद रहेगा। ठीक, नाउ इसके बाद कौन है, इसके बाद एक और प्लांट का ग्रुप है। हमने कहा था कि जो किंगडम प्लांटी है, उस किंगडम प्लांटी में कौन कौन है, तो हमने कहा था कि किंगडम प्लांटी को डिवाइड किया गया है एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में। अब जो ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं वो कौन है, एंजियोस्पर्म। तो हमने कहा कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट वो प्लांट है जो जमीन पर आए सबसे पहले, फिर जमीन पर आने के बाद क्या हुआ, जो शुरुआत उनकी रही उस शुरुआत में वो उनके अंदर भी तब्दीली आई। तब्दीली ये आई कि उनके अंदर असल रूट डेवलप होना शुरू हुए, असल पत्ते डेवलप होना शुरू हुए, असल तना बनना शुरू हुआ। जबकि टेरिडोफाइट में हम कहते थे कि वहां पर दिखता था जड़ जैसा, दिखता था पत्तों जैसा, दिखता था तने जैसा। तो अब ये डेवलपमेंट, फिर इसके बाद ये हुआ कि उनके अंदर दो ग्रुप बने, जिसमें से एक जो बना वो जिम्नोस्पर्म, यानी वहां जो सीड है, जो तखम है, वो बगैर कवर का है। ठीक है, तो अब दूसरा जो ग्रुप बना वो तखम वाला बना, सीड वाला बना। ये इस तरह से क्यों हुआ होगा, इसको हम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, इर्तिकाई कंसेप्ट के हिसाब से इसको इंशाल्लाह हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के मामले में, एंजियोस्पर्म के मामले में बात को समझिए। जैसे हमने कहा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म के वहां क्या होता है, बैजेदान जो होता है वो बरहाना होता है, यानी उनके पास कोई सीड कोट मौजूद नहीं होता। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को दूसरे अल्फाज में कहा जाता है फूल वाले पौधे। एंजियोस्पर्म या जिसको क्या कहा जाता है, फूल वाले पौधे या फूलों वाले पौधे। इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन और जो बैजेदान है एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्या कर देते हैं, वो एक नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फूल, जिसको हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। एंजियोस्पर्म वो फूल वाले पौधे हैं जिनमें बीज चारों तरफ से फल से घिरा होता है। जो बीज होता है वो बीज किससे घिरा होता है, फल से घिरा होता है। एंजियोस्पर्म पौधों का एक बहुत बड़ा ग्रोह है। अभी चूंकि सीजन आया हुआ है आम का, तो आपने देखा होगा जब आप आम खाते हैं तो आम के अंदर क्या निकलती है, गुठली, यानी क्या निकलता है, सीड। तो उस आम की गुठली के अतराफ में क्या होता है, पूरा फल। इसका मतलब वो जो आम का दरख्त है वो किसकी एग्जाम्पल हो रहा है, आपके एंजियोस्पर्म की। यानी सीड के ऊपर क्या है, कोट है, वो सीड जो है वो बरहाना नहीं है। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के मोहल्लात का मतलब क्या है, हैबिटाट। क्या मतलब है उसका, हैबिटाट यानी जगहों, मुख्तलिफ तरह के जगहों पर हैबिटाट्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इन पौधों के जो साइज है, इन पौधों के अगर साइज की बात करें तो बहुत छोटे खुर्दबीनी वॉल्फिया, बहुत छोटा, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का जो सबसे छोटा एग्जांपल वो कौन है, वॉल्फिया, से लेकर लंबे यूक्लिप्टस,
इसकी बात हो रही है। यूक्लिप्ट जो तकरीबन कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। तो दोनों की फोटो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। ये है वॉल्फिया जो आमतौर पर हमको पानी वगैरह में दिखाई देता है, और ये है यूक्लिप्ट जिनके हाइट अगर आप देखेंगे तो कितने मीटर है, तकरीबन 100 मीटर लंबे होते हैं। ये हमें ग़िज़ा और खुराक, फिर जानवरों को चारा, इसी तरह से ईंधन, अद्वियात और इसके अलावा कई माशी सामान क्या करते हैं, मुहैया करते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म का। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि ये फूल वाले पौधे हैं, और इन फूल वाले पौधों में क्या होता है, पोलन ग्रेन और बैजेदान एक स्पेसिफिक शक्ल के जरिए रखा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। फिर दूसरी चीज, एंजियोस्पर्म में जो फूल है, फूल वाले जो पौधे हैं, उनमें भी क्या होता है, जो बीज होता है उसके चारों तरफ हिफाजती दीवार बनती है, और ये हिफाजती दीवार जो हमको दिखाई देती है, असल में ये क्या होता है, फल होता है, जिसके जरिए वो क्या होते हैं, घिरे होते हैं। फिर इनको दो क्लासों में तकसीम किया गया है, इनको और दो ग्रुप में तकसीम किया गया है। दो क्लासों में तकसीम करने की जो रीजन है वो है उनके जो सीड है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनको दो क्लासों में तकसीम किया गया है, एक है डाइकोटिलीडॉन और दूसरा होता है मोनोकोटिलीडॉन। एक जो है वो है डाइकोटिलीडॉन और दूसरा कौन है, मोनोकोटिलीडॉन। तो यहाँ पर क्या है, दो तख्मी पौधों के बीच में दो दालें होती है, जबकि एक तख्मी पौधे में सिर्फ एक दाल होती है। तो डाइकोटिलीडॉन का मतलब क्या है, इनके पास दो दालें हैं, और मोनोकोटिलीडॉन के मतलब क्या है, सिर्फ एक दाल इनके पास मौजूद होती है। तो इस तरह के साख्ते आप लोगों ने देखा होगा, आमतौर पर इस तरह के साख्ते आप लोगों ने घर में, जो हमारे पास बीज वगैरह आते हैं, जो फल वगैरह आते हैं, सीड्स वगैरह आते हैं, उनके अंदर आपने इस तरह के स्ट्रक्चर्स को देखा होगा ना। अब फूलों की बात हो रही है, जिसमें हमने कहा कि जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर फूल बन जाता है, फूल की तरह साख्ते उनके अंदर बन जाती है। तो अब उसकी बात हो रही है कि किस तरह से इनके पास सारा जिनसी उज़्व होता है। तो फूलों में नर जिन्स, फूलों में नर जिन्स, उसको क्या कहता है, स्टैमन। उसको क्या कहा जाता है, स्टैमन। हर स्टैमन फिलामेंट और उसके ऊपर मौजूद एंथर पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है एंथर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है फिलामेंट। ये कौन है, फिलामेंट। ये है एंथर और ये है फिलामेंट। फिर एंथर्स, ये जो एंथर्स है, एंथर्स के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर होते हैं पोलन मदर सेल। उसके अंदर कौन होते हैं, पोलन मदर सेल। और इन पोलन मदर सेल के अंदर क्या होती है, तख्फीफी तकसीम। तख्फीफी तकसीम का मतलब क्या है, मियोसिस। क्या होगा वहां पर, मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद वो क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर, यानी नर खलिए बनाएंगे या नर ज़ौजे बनाएंगे। फिर जो मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद क्या बना देगा, पोलन ग्रेन में तब्दील हो जाता है। फूल में मादा जिनसी उज़्व होता है, उसको कहा जाता है पिस्टल। क्या कहा जाता है उसको, पिस्टल। तो यहाँ पर ये जो उज़्व है, ये जो उज़्व है, ये कंप्लीट वाला जो उज़्व है, ये उज़्व आपका कौन है, ये उज़्व है मेल ज़ौजा या मेल जिनसी उज़्व। और ये जो मेल नर जिनसी उज़्व, इस नर जिनसी उज़्व के अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। फिर इस एंथर को कट करेंगे तो एंथर के अंदर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन होता है। इस पोलन ग्रेन को होल्ड करने वाला जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहता है पोलन सेल। फिर जब ये फटता है तो उसकी वजह से वहां से पोलन निकल जाएगा। फिर दूसरा हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रक्चर है, वो दूसरा स्ट्रक्चर कौन है, वो है पिस्टल। जो पिस्टल होता है, यहाँ पर ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पिस्टल। अब पिस्टल के अंदर क्या क्या होता है, तो पिस्टल के अंदर होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और उसके पास होता है ओवरी। तो अगर आप ये साफ देख रहे होंगे तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला मिलाकर ये पूरा पिस्टल वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या है, स्टिग्मा है, इसमें स्टाइल है, और नीचे कौन है, ओव्यूल, या नीचे कौन है, बैजेदान। तो यहाँ पर दो साख्ते हैं। इन दो साख्तों के अंदर एक है नर ज़ौजे, नर जिनसी उज़्व, और दूसरा है मादा जिनसी उज़्व। तो नर जिनसी उज़्व में कौन कौन है, नर जिनसी उज़्व में
दो पार्ट है, जिसमें से एक है एंथर और उसके नीचे एक और है फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या है, तो एंथर के अंदर बाद में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो मैच्योर होकर क्या बना देगा, पोलन ग्रेन। फिर हम मादा जिनसी उज़ु की बात कर रहे हैं। मादा जिनसी उज़ु है जो, उसको क्या कहते हैं, पिस्टल। इस पिस्टल के अंदर क्या क्या है, तो पिस्टल के अंदर है स्टिग्मा, पिस्टल के अंदर है स्टाइल, और उसके बाद है नीचे ओवरी या ओव्यूल, जिसको हम क्या कहते हैं, बेजा। यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक ना। यहां पर देखिए, अब आपकी बहुत सारी बातों के सवाल के जवाब यहां पर भी मौजूद है। ठीक है ना। ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर कई बेज़ेदान होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, कई बेज़ेदान होते हैं। आमतौर पर हर बेज़ेदान में क्या होता है, मेगास्पोर। हर बेज़ेदान में क्या होता है, मेगास्पोर। हम बार बार माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर पढ़ रहे हैं, तो यहां पर कौन होता है, मेगास्पोर। फिर मदर सेल जो होता है, वो मदर सेल क्या करेगा, तकफीफी तकसीम से गुजरेगा, और तकसीफी तकसीम से गुजरने के बाद वो क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। क्या बना देता है वो, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। इनमें 3 तकसीम के बाद, इनमें 3 तकसीम के बाद एम्ब्रियो सैक बना देते हैं। इनमें से 3 क्या करेंगे, तकसीम होंगे, और तकसीम होने के बाद वो क्या बना देते हैं, एम्ब्रियोसेक। और हर एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या होता है, हर एम्ब्रियोसेक में 3 फलवी एग एपैरेटस क्या होते हैं, वहां पर 3 फलवी एग एपैरेटस, यानी एक बैजा और 2 सिनर्जिड्स। एक बैसा बनाएंगे और 2 क्या बना देंगे, वो सिनर्जिड्स। देखिए यहां पर ये कौन है, सिनर्जिड, और यहां पर कौन है, एक अंडा। एक है सिनर्जिड और 2, एक है क्या, अंडा। तो इस तरह से क्या होगा, इनके पास क्या होता है, जब ओवरी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। आमतौर पे जब हम इंसानों के अंदर, क्योंकि हम एनिमल की चीजों को बहुत जल्दी जल्दी समझ पाते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ना भी होता है। इनकेस ऑफ प्लांट थोड़ा सा हमको कॉम्प्लिकेशन दिखता है, जो बहुत आसान है। वो आसान किस तरह से, कि जब बेज़ेदान के अंदर मेगास्पोर होता है, तो उस मेगास्पोर में, यानी उसका मेगास्पोर बनते वक्त क्या होता है, मदर सेल बनेगा। उस मदर सेल में क्या होंगी, तकफीफी तकसीम होगी, मियोसिस का अमल होगा। मियोसिस का अमल होने की वजह से वो क्या बनाएगा, जो मेगास्पोर बनाएगा वो टोटल कितने बनाएगा, 4। और चारों मेगास्पोर की कंडीशन क्या होंगी, हैप्लॉइड, यानी हर एक के पास सेट ऑफ क्रोमोसोम की जो कॉपी होंगी वो एक होगी। ठीक है। फिर वो ये कहते हैं कि इनमें से 3 क्या करते हैं, 3 जब तकसीम हो जाते हैं तो वो आगे चल के क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, कैसा होता है, हम उसको आगे देखने वाले। फिर हर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, तो ये कहते हैं कि वहां पर 3 खलवी एग एपैरेटस होते हैं। क्या होते हैं, 3 खलवी, यानी सेल्यूलर फॉर्म में वहां पर क्या हो गए, खलवी एग एपैरेटस बनाते हैं। फिर पोलन ग्रेन एंथर्स, पोलन ग्रेन एंथर से जुदा होता है, यानी जब वो सेपरेट हो जाता है, हवा के जरिए क्या होगा, किसी और जराए से पिस्टल के स्टिग्मा तक पहुंचेगा। यानी ये देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने वहां आपको बताया, वही सेम। ये कौन है, पोलन। ये पोलन कहां से आया होगा, तो ये पोलन आया होगा, ये जो पोलन ग्रेन आया होगा, ये कहां से आया होगा, ये एंथर के पास से आया होगा। एंथर कौन है, तो हम कह रहे हैं कि ये मेल, या हम ये कह रहे हैं कि नर जिनसी अज़ू है। तो नर जिनसी अज़ू, नर जिनसी अज़ू में एंथर, एंथर से कौन आया यहाँ पर, पोलन ग्रेन। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये कहां पर आ गया, ये पोलन ग्रेन आ गया पिस्टल। कहां पर आ गया, पिस्टल। लेकिन पिस्टल का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है ये कौन है, पिस्टल का सबसे ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा। ये जो दूसरा इज़ू है इसको क्या कहते हैं हम, स्टाइल। और नीचे कौन है, बैजा। अब ये जो पोलन है, ये पोलन जर्मिनेट होगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ट्यूब की स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस ट्रेवल करते हुए यहां पर आ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर हमने क्या कहा, हमने यहां पर कहा कि यहां पर क्या होता है, एंटीपोडल, यानी ये वाली बात हो रही है, एंटीपोडल। यहां पर क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, मरकजी सेल, अंडा होता है, और कौन होता है, सिनर्जिस। फिर यहां पर कौन होता है, फोरम एपैरेटस। क्या होता है, फिलीफॉर्म एपैरेटस।
ये फिलीफॉर्म एपेरेटस क्या करेंगे, उसको गाइड करेंगे। तो इस तरह का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। इस कंप्लीट साफ्ट के अंदर किस तरह से पॉलिनेशन का अमल हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, पोलन है जो एंथर से निकला और कहां पर आ गया, कहां पर आ गया, पिस्टल। पिस्टल में भी कहां पर आ रहा है, ऊपर का हिस्सा जिसको क्या कहा जा रहा है, स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के थ्रू फिर ये जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब इलोंगेट होगी, बड़ी होगी, और आगे जाके फिर वो क्या करेगा, इस ओव्यूल के यानी ओवरी वाले स्ट्रक्चर के साथ इंटरैक्ट करेगा, जिसमें यहाँ पर वो अपने न्यूक्लियस रिलीज करेगा। तो ये जो अमल होता है, इस अमल को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। क्या कहा जाता है, इस अमल को पॉलिनेशन कहते हैं। फिर पोलन ग्रेन स्टेम फिर उग